हमें हमेशा से यही सिखाया गया है, बड़ा लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड का यूज मत करो, अपने आप को ज्यादा कर्ज में मत डालो, जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागो, कभी भी बिजनेस मत करो क्योंकि बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन हर्षद मेहता कहते हैं, लाला रिस्क है तो इश्क है। क्या आपने कभी सोचा है धीरूभाई अंबानी के पास इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे कहां से आए? 1950 में उन्होंने अपने फौज मसालों का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे बचाए थे, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़े और पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ के भाई के साथ पार्टनरशिप करी थी, जिसके कारण उनके पास थोड़ा और पैसा आ गया और फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल होने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी धीरूभाई अंबानी को एक्सट्रीम कंपटीशन फेस करना पड़ा, तो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया, अपनी कंपनी को पब्लिक करने का। जनवरी 1978 में धीरूभाई अंबानी ने 58,000 मिडिल क्लास लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, जहां पर उन्होंने 28 लाख शेयर को 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ बिड किया था। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 2 करोड़ 28 लाख रुपए। इतना सारा पैसा इमेजिन करके देखो, 58 लाख लोग आप पे भरोसा करके आपको बैकअप करते हैं, तो जरा सोच के देखो कितना प्रेशर होता होगा। लेकिन फिर भी धीरूभाई अंबानी ने ये रिस्क लिया, तो जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा किया तो उन्होंने 2 करोड़ 28 लाख रुपए को 75,000 करोड़ में बदलकर, तो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ साथ इंडिया की काफी सारी फैमिलीज को और एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न भी दिया था। अब सवाल ये आता है, एक ऑर्डिनरी बच्चा जो कि स्कूल ड्रॉप आउट था, उसने रिलायंस इंडस्ट्री जैसा बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया? लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अमीर और गरीब क्यों होते जा रहे हैं, क्यों गरीब और अमीर के बीच इतनी एक्सट्रीम पोलैरिटीज हैं, क्यों दुनिया का 80% पैसा खाली 20% लोगों के पास है, आखिर क्यों अमीर काम करते करते और भी ज्यादा अमीर बन जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, और आखिर क्यों गरीब लोग पूरे दिन काम करके इतना सारा पैसा बचाकर तब भी वो खाली एक मिडिल क्लास लाइफ जी पाते हैं? आखिर वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, जिसके कारण हमें अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है? इसका आंसर आपको रॉबर्ट कियोसाकी की इन 2 बुक्स में मिलेगा। अगर आपने इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से अप्लाई किया तो आपको आपकी ड्रीम लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से पुअर मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में खाली एक ही चीज का डिफरेंस होता है, और वो है एजुकेशन। मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन की। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये वो एजुकेशन होती है जो कि उनको अमीर बनाने में हेल्प करती है। द रिच गेट रिचर में रॉबर्ट कियोसाकी ने 3 मेजर लेसन्स के बारे में बताया है, टैक्सेस, डेब्ट और फैंटम इनकम। चलिए सबसे पहले हम टैक्स के बारे में जानते हैं। अमीर और गरीब के बीच में जो मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है वो मेनली टैक्स के कारण होता है। टैक्स की वजह से ही एक अमीर आदमी ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद भी एक मिडिल क्लास और एक गरीब इंसान से कम टैक्स पे करता है। टैक्स जो होता है वो एक मिडिल क्लास और एक गरीब इंसान की इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन खा जाता है। यूएसए की एक सर्वे के अकॉर्डिंग टैक्स जो है वो उनके खर्चों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है, और टैक्स जो है वो उनकी इनकम का 21% खा जाता है। इसीलिए अमीर लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया तो उनको भी गरीब और मिडिल क्लास लोगों की तरह जीना पड़ेगा। तो सिंपल है, बिजनेस के नाम पे अपने सारे एक्सपेंस दिखाओ और अपने टैक्स को बचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस में बहुत सारे टैक्स कट करने के बाद भी उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। यानी अगर आप जॉब कर रहे होते तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होता कि आपके बच्चे की स्कूल की फीस गई है कि नहीं, आपके घर में खाने के पैसे हैं कि नहीं। उनको तो सबसे पहले आपकी इनकम में से टैक्स काटना है, और वो काटेंगे भी। और टैक्स कटने के बाद जो आपको सैलरी मिलती है, आपको उसके अंदर अपने घर का खर्चा निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहीं बिजनेस कर रहे होते तो आप बिजनेस के नाम पे ये सारे एक्सपेंस दिखा सकते और लास्ट में जो अमाउंट बचता आपको खाली उस पर टैक्स देना पड़ता, क्योंकि हर जगह की गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई हमारे यहाँ पर बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, क्योंकि ऐसा करने से देश की जीडीपी बढ़ेगी, और जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तो उसके पास ज्यादा पावर आएगी किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस करने की। सेकंड नंबर पे आता है डेट। डेट इज द मोस्ट पावरफुल टूल, जिसका यूज करके अमीर लोग और ज्यादा वेल्दी बन जाते हैं, और जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि सबसे पहले हम जॉब करेंगे, उससे हम पैसा बचाएंगे और उन पैसों से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब वो अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं तब उनको सैलरी का नशा हो जाता है और वो अपने कंफर्ट जोन में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, और उसके बाद
वो लोग बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन हाँ, वो नया घर, नई कार और एक नया आईफोन खरीद लेते हैं। तब ये लोग या तो लोन लेते हैं या तो फिर अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ये लायबिलिटीज खरीदते हैं और वो भी बहुत ही हाई रेट पर। देखा जाए तो फाइनेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत ही सिंपल फंडा है। जिस चीज से आपके बटुए में पैसे आए वो एसेट होते हैं और जिस चीज से पैसे आपके बटुए से निकले वो लायबिलिटीज होते हैं। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी इन्होंने जियो के लिए 12,850 करोड़ का लोन लिया। आखिर बिजनेस और डेट का क्या रिलेशन होता है? देखो, जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बैंक के अंदर अपना पैसा 4 से 5% की रेट पर जमा करा देते हैं और इसके बाद बैंक वाले इसी पैसे को अमीर लोगों को दे देते हैं और वो भी 10 से 12% की रेट पर। और वो अमीर लोग इस पैसे को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो 20 से 30% का रिटर्न पाते हैं और उसके बाद सबसे पहले बैंक का लोन क्लियर करते हैं और जैसे ही बैंक वालों के पास उनका पैसा आता है तब वो हमें भी पे कर देते हैं। तो देखा आपने कैसे अमीर लोग हमारे पैसों का यूज करके अपने लिए पैसा बनाते हैं, और वो भी दुगना या तिगुना नहीं बल्कि 10 से 12 गुना ज्यादा वो अपने लिए पैसा बनाते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि जहाँ पर उन अमीर लोगों का बिजनेस चला ही नहीं, तो क्या होगा? तो एक बार बैंक वाले इन अमीर लोगों से अपना पैसा निकलवाने का एक बार ट्राई करेंगे, लेकिन अगर फिर भी बैंक वालों को अपना पैसा नहीं मिलता तो वो खुद से ही हमारा पैसा पे करेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है, वो पैसा बैंक को कौन देगा? तो इसका जवाब है गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट होगी वो रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस कर देगी, यानी कि अब आपसे और भी ज्यादा टैक्स लिया जाएगा जिससे कि आपको ही पे किया जा सके। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा कहते हैं फाइनेंशियल मास्टर्स को पैसा नहीं चाहिए होता है पैसा बनाने के लिए, उनकी बस नॉलेज और स्ट्रेटेजी ही काफी है। नंबर 3 पर आती है फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। फैंटम इनकम एक भूत की तरह होती है, जो होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसको खाली एक राइट फाइनेंशियल नॉलेज वाला बंदा ही देख सकता है। और आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ? अमीर लोगों की, क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज होती है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बंदा है जिसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। जैसे एक प्रॉपर्टी है जिसका प्राइस है 50 लाख रुपए, तो सबसे पहले उस बंदे को 20% की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब वो बंदा कैसे करेगा? जो सैलरी उसके पास टैक्स कटने के बाद आती है, उस बंदे को इस सैलरी में से इस अमाउंट का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें अमीर लोगों की, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। वो कभी भी अपने पैसों से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते, वो बैंक का पैसा लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, जब वो बैंक से पैसा लेते हैं और उस पैसे को डायरेक्ट पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं, इस ट्रांजैक्शन में जो पैसों का डिफरेंस होता है वही उनकी फैंटम इनकम होती है, जो होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। अगर आपको भी फैंटम इनकम का यूज करना है तो आपको दूसरों के पैसा लेकर अपने लिए यूज करना पड़ेगा, और आपको जानकर हैरानी होगी, इसी फैंटम इनकम का यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8,000 रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का पहाड़ खड़ा कर दिया। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करी जाए तो 28 कंट्रीज में हमारा इंडिया जो है वो 23 नंबर पर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इंडिया के अंदर खाली 20% लोगों के पास ही राइट फाइनेंशियल नॉलेज है। आखिर क्यों अनिल अंबानी के बैंक में इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी वो बैंकरप्ट हो गए? माइक टायसन, जिन्होंने अपनी करियर में हद से ज्यादा पैसा कमाया लेकिन फिर भी वो बैंकरप्ट हो गए। चाय सुट्टा बार के ओनर अनुभव दुबे कोई हाई सोसाइटी से नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और वो भी बिना किसी फंडिंग के, ओनली एंड ओनली बूटस्ट्रैपिंग के दम पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फाइनेंशियल नॉलेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। आपको आपकी इनकम का 20% इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, बुढ़ापे के लिए, बच्चों की शादी के लिए। आने वाले सालों में वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने वाली हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न का पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही ज्यादा यंग है अदर कंट्रीज के मुकाबले। आने वाले सालों में इंडिया के अंदर मिलियनियर्स और बिलियनियर्स भी बनने लगेंगे। जैसा कि आपको पता है, आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा ग्लोबल होने वाली है। जो बाहर की फैक्ट्रीज हैं वो डेफिनेटली ऐसी कंट्रीज को चूज करेंगी जहां पर उनको लेबर बहुत ही ज्यादा चीप मिलता हो, और साथ ही साथ जहां पर वो अपनी फैक्ट्रीज को बहुत ही आसानी से स्टैब्लिश कर सकें। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आ रही है, लेकिन उस टाइम पे वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास हाई वैल्यू स्किल होंगी, जिनको इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, बिजनेस, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिजाइनिंग, इन सब की नॉलेज होगी।
तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपग्रेडेड माई सेल्फ लिखना मत भूलना। और अगर आपको बिजनेस के सीक्रेट जानने हैं, आखिर कैसे गुजराती और मारवाड़ी लोग बिजनेस करते हैं, आखिर क्यों 5 में से 3 सक्सेसफुल बिजनेसमैन या तो गुजराती होते हैं या तो मारवाड़ी, तो इसका जवाब जानने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।